उत्तल दर्पण को इसमें से क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसको जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। तथा मेन रूप से जो उत्तल दर्पण है इसका जो प्रयोग है वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं या अन्य वाहन होते हैं उनमें जो है एक आगे की तरफ मतलब ड्राइवर के सीट के बगल में ही आपने देखा होगा एक छोटा सा मिरर लगा होता है। तो वह जो मिरर होता है, वह जो दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। उसकी सहायता से जो ड्राइवर होते हैं वे वाहन के पीछे के यातायात को देखते हैं। तो उस दर्पण को जो है हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं तथा इसका अन्य नाम है अपसारी दर्पण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या है? वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें सूर्य का दिखाई देना किस घटना के कारण ऐसा होता है, पूछा गया है प्रश्न में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य है वह सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन के और क्या क्या एग्जाम्पल हैं? जैसे रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। इसके अलावा जल के अंदर डूबी हुई जो मछली होती है वह वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमें दिखाई पड़ती है प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। इसके अलावा जब किसी छड़ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है तो वह जो छड़ है हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। किस कारण से? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वह जो छड़ होती है पानी में हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का जो दिखाई देना होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने इसके बताए हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है, जिस कारण से खतरे के और निशान के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो सिग्नल होते हैं और जो रोड लाइट होती है, सिग्नल वाली होती है, मतलब ट्रैफिक लाइट होती है, वह लाल रंग की इसी कारण से होती है क्योंकि वह दूर से ही दिखाई पड़ती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या होता है कि इसकी जो स्कैटरिंग होती है लाल रंग के प्रकाश की वह कम होती है, जिस कारण से खतरे के संकेतों के लिए जो है इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो लाइट होती है उसमें भी लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, जो स्कैटरिंग है लाल रंग के प्रकाश की, वह न्यूनतम होती है, जिस कारण से जो लाल रंग का प्रकाश है यह यातायात में रेलवे के सिग्नल के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट किस रंग के होते हैं? तो जो इंद्रधनुष है इसमें कितने रंग होते हैं, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिएगा। तो इंद्रधनुष में टोटल आपके कितने रंग हो जाएंगे? टोटल रंग 7 होते हैं इंद्रधनुष के। इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है, एक चीज आप याद कर लीजिएगा, VIBGYOR, विबग्योर। तो इसकी सहायता से जो है आप इन 7 रंगों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इसके दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं? तो यहाँ पे दोनों सीमांत की बात हुई है, तो यहाँ पे V और R की बात यहाँ पे हो रही है। तो V मतलब आपका क्या हो जाएगा? वायलेट, यानी कि क्या हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा। और R मतलब रेड, यानी कि लाल हो जाएगा। तो दोनों सीमांत वर्णपट, एक बैगनी होता है और एक लाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी और लाल। इसके अलावा कौन कौन से रंग होते हैं? इंडिगो मतलब जामुनी हो जाएगा, B से ब्लू मतलब नीला हो जाएगा, G से ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा, Y से येलो मतलब पीला हो जाएगा और O से ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगा। तो ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तथा इसके दोनों सीमांत वर्णपट कौन कौन से होते हैं?
तो एक होता है बैगनी और एक होता है लाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, इसको किसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष का एक अन्य नाम है मायोपिया। तो सबसे पहले ये आप याद कर लीजिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो मायोपिया को किसकी सहायता से हम ठीक कर सकते हैं? तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस की सहायता से। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो जो भी व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को पास में रखी हुई वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, परंतु जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस दोष में यही जो है कमी होती है। तथा निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बनता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बनता है, तथा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर। आप लोग याद रखिएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? तो मान लीजिए जो हवा है, जो वायु है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वह भी बढ़ेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर हवा का घटेगा तो उसकी जो है जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी घटेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सीटी स्कैन करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है वह सीटी स्कैन में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का जो प्रयोग है ध्वनि वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें से कौन सी है? तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु आपकी हो जाएगी पोटेशियम। तो इसे आप याद रखिएगा, पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी सोडियम। तो दिए गए ऑप्शन में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फिर सेकंड नंबर पे आपकी होगी सोडियम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर पोटेशियम ऑप्शन में आपका नहीं होता तो राइट आंसर आपका सोडियम होता।